जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। दोस्तों, हम आज क्लास 8 का मैथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास हम सिर्फ 8 क्लास के बारे में बताएंगे। इसमें ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम सारी चैप्टर का क्वेश्चन बेसिक से करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ पहला चैप्टर ही नहीं बल्कि 8 क्लास का मैथ की जितनी भी सारी चैप्टर है उस सारे चैप्टर को हम बेसिक से लेकर के ऊंचे तक अच्छी तरीके से समझेंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम 6-7 में पढ़ चुके होंगे संख्याएं के बारे में। आज हम फिर भी कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या। यह पिछले छठा या सातवां क्लास में आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बता देते हैं, देखते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जिसकी शुरुआत एक से हो। वैसी संख्या जिसकी शुरुआत एक से हो और वो संख्याएं एक से चलते चलते ये संख्याएं काफी दूर तक जाएगी। ये संख्याएं खत्म नहीं होने वाली, मतलब ये अनंत तक जाएगी। ये संख्याएं अनंत तक जाएगी, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वैसी संख्याएं जो संख्या 0 से शुरू होती हो और उस प्राकृतिक संख्या की तरह ही आगे बढ़ती हो और वो संख्याएं अनंत तक जाती हो, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक और पूर्ण में सिर्फ इतना अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, लेकिन ये अनंत तक ये भी जाती है और अनंत तक ये भी जाती है। अब हम पूर्णांक संख्या की बात करेंगे। पूर्णांक संख्या की क्या है? पूर्णांक संख्या ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी, मतलब माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक जैसे कि हम देख चुके हैं, 1 2 3 जो प्लस में हो उसे क्या कहते हैं? हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे और भी ये बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्याएं माइनस में होती है वो संख्या क्या कहलाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहती है। शून्य, शून्य क्या है? हम बात कर चुके हैं अभी शून्य के बारे में कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है ये और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ना तो इसमें माइनस लगा है ना तो प्लस लगा है। इसीलिए ये क्या है? सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है। फिर हम आगे कुछ संख्याओं को देखते हैं। ये क्या है? सम संख्या। सम संख्या जिसे कि जानते हैं 0 2 4 6, वैसी संख्याएं जो संख्याएं 2 से भाग लग जाए या कट जाए, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 20 200 2000 और 48,000, कुछ भी, मतलब संख्या सम में, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं ये सब। उसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से भाग न लगे, न 2 से भाग न लगे। ये देखिए दोस्तों, ये विषम संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या के तौर पर लिखा गया है, लेकिन दो एक विषम संख्या नहीं, ये सम संख्या है। ये अभाज्य संख्या के लिए लिखा गया है, ये दो नहीं होगा। बाकी ये देखिए 3 5, ये सब क्या है? विषम संख्या है। जैसे कि देखिए, अगर 3 को हम 2 से भाग देंगे तो ये संख्या 1.5, काटेंगे तो ये पॉइंट में आता है। तो 3 ही क्या है? विषम संख्या। ये 2 से नहीं कटा, मतलब ये 3 क्या है? विषम संख्या है। 5 भी क्या है? एक विषम संख्या है। अब अगर हम बात करें भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या गुणनखंड के बारे में आप जानते होंगे, उम्मीद है। गुणनखंड वैसी संख्या का गुणनखंड जिसका गुणनखंड 3 हो कम से कम और 3 से अधिक हो। गुणनखंड कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे जैसे कि अगर हम 8 ले लेते हैं, तो 8 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। मतलब किसका गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3 4 गुणनखंड है, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या है? 4 का गुणनखंड कितना होगा? 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, मतलब इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3। मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, अभाज्य संख्या क्या है?
अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे, मतलब कि इसका गुणनखंड दो ही हो। जैसे कि तीन संख्या ले लेते हैं, तीन का एक से कटेगा और तीन से कटेगा, खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। हाँ, एक ना ही क्या है, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोस्तों एक को अगर देखें तो एक का अगर गुणनखंड निकालें तो कितना होगा, एक सिर्फ एक ही है तो ये एक ही गुणनखंड है। लेकिन अगर भाज्य संख्या होने के लिए कितना गुणनखंड चाहिए, भाज्य संख्या होने के लिए तीन गुणनखंड कम से कम चाहिए, लेकिन इसका गुणनखंड क्या है, एक ही है। और अभाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम दो गुणनखंड होना चाहिए, खुद से कटना चाहिए और एक से, लेकिन इसका गुणनखंड दो भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही है, एक ही इसका गुणनखंड है। इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दो क्या है, नंबर एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों हम बेसिक, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी हमारे। अब हम अपने मेन क्लास के बारे में बात करेंगे, जो 8 क्लास का जो प्रमुख चैप्टर है परिमेय संख्या, यहाँ से हमारा मुख्य रूप से शुरू होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जैसे p बाय क्यू, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे क्या पी क्यू, ये पी क्यू क्या है, ये ऊपर वाले को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक भिन्न के रूप में है, ये अंश बटा हर को ही भिन्न कहते हैं, तो ये भिन्न के रूप में है। तो कोई भी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये जो नीचे क्यू है, ये नीचे क्यू है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे अगर क्यू है तो ये क्या है, क्यू है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये संख्या का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या को जैसे कि 2/0 लिखते हैं और 2 से हम जीरो को भाग देंगे तो भाग देने पर कोई वैलिड नंबर नहीं आता है, यह एक अपरिभाषित माना जाता है। इसीलिए नीचे कभी भी दो, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। कभी भी नीचे जीरो अगर आया तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हाँ, अगर ऊपर अंश में जीरो है और नीचे कोई भी संख्या से भाग दें तो जीरो एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर दो से हम जीरो को भाग देंगे तो यह एक वैलिड संख्या, मतलब अंक आता है जो है जीरो, जो है जीरो। तो जीरो एक परिमेय संख्या के रूप में आता है। जीरो एक पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। जीरो एक पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ उदाहरण इसको। जैसे देखिए उदाहरण क्या है, ये 2/5 है, 2/5 यही भिन्न के रूप में है, -2/5 ये भी भिन्न के रूप में है, -2/3 ये भी भिन्न के रूप में है, ये 7/-15 ये भी क्या है, भिन्न के रूप में है, ये 0/1 ये भी क्या है, भिन्न के रूप में है, 9-9/1 क्या है, ये भी भिन्न के रूप में है। मतलब कि जो भिन्न के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अच्छा, परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। धनात्मक कहने का मतलब कि प्लस में है और ये देखिए माइनस में है। तो परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, हम ये देखिए हम पढ़ चुके हैं। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो बट्टा हम नीचे कुछ भी लिखें, जीरो को अगर हम किसी से भी भाग देंगे तो वो जीरो ही आएगा, मतलब यह एक वैलिड अंक देता है। लेकिन जीरो से हम किसी को भी भाग देंगे तो वह अपरिभाषित माना जाता है, कोई उपयुक्त संख्याएं अंक नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए जीरो हर में कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक ये हम देख चुके हैं इधर यहाँ पे। अच्छा देखिए परिमेय संख्या की गुणधर्म। अब गुणधर्म का कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस होता है उसमें हर चीज का कोई ना कोई गुण होता है, तो परिमेय संख्या का भी गुणधर्म होता है।
परिमेय संख्या के अंतर्गत 3 गुणधर्म होता है। सन्निवर्त गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, कार्यान्वयन गुणधर्म, जिसको हम इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एक तीसरा है क्या, साहचर्य, जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या का गुण है। अब हम चलिए हम इसके गुण के कुछ बारे में बात करते हैं। सन्निवर्त गुण, सन्निवर्त गुण एक नया पेज हम लेते हैं, उसे हम देखते हैं पेज में कि क्या क्या होते हैं। सन्निवर्त गुण को क्या है, सन्निवर्त गुण कहने का मतलब है कि हम मुख्य रूप से हमारे पास क्या होता है, एक जोड़ होता है, एक घटाव होता है, एक गुणा होता है और एक क्या होता है, भाग होता है। तो सन्निवर्त गुण हम जोड़ में देखेंगे, जिसको योग बोलते हैं, व्याकलन बोलेंगे इसको घटाव को, गुना बोलेंगे, भाग बोलेंगे। तो इसमें से कौन कौन नियम से वो योग का मतलब सन्निवर्त गुण माना जाएगा, या तो योग का सन्निवर्त, या तो व्याकरण का सन्निवर्त, या तो गुणखंड का मतलब गुना का सन्निवर्त, या तो भाग का सन्निवर्त। सन्निवर्त का नियम किसमें किसमें फॉलो करता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं अब योग का सन्निवर्त गुण, योग का सन्निवर्त गुण का नियम, योग का सन्निवर्त गुण का नियम, सन्निवर्त गुण, सन्निवर्त गुण के बारे में बात करते हैं। सन्निवर्त गुण के बारे में जैसे देख दोस्तों, हम पहले क्या लेते हैं, ए बट्टा क्या है, ए बट्टा हम जैसे कि बी है प्लस सी बट्टा क्या है, डी है। इसको अगर हम हल करते हैं, इसको ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में है, ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, एक बट्टा पहले हम मान लिए 2 जोड़ 2/3, नहीं या तो फिर इसको हम कुछ अलग संख्या ले लेते हैं, अलग संख्या जैसे कि 4 ले लेते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना, 6। तो 2 तिया 6 मतलब ये 3, फिर 3 दूना का 6 यानी कि 4 दूना 8, मतलब ये क्या है, 11/6। तो ये 11/6 भी एक परिमेय संख्या के रूप में है। जैसे देखिए 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, 4/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो 11/6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब कि सब ये क्या है, हल करने पर एक परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब योग का सन्निवर्त गुण जो है पालन करता है योग। अब हम उसी प्रकार देखते हैं इसके बारे में, व्यवकलन विधि को, व्यवकलन, व्यवकलन या तो घटाना, व्यवकलन विधि, या क्या बोलेंगे हम, घटाना का सन्निवर्त गुण, घटाना का सन्निवर्त गुण, सन्निवर्त गुण को देखते हैं। जैसे देखिए व्यवकलन का सन्निवर्त गुण का मतलब क्या है, व्यवकलन का सन्निवर्त गुण या तो डायरेक्ट हम देखते हैं दोस्तों पेज पे। जैसे योग का नियम हम बात कर चुके हैं, ये देखिए योग व्याकरण का, व्याकरण मतलब क्या है, 1/20। जैसे देखिए ये एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, 1/20, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम इसके जगह पर अगर हम कुछ संख्या के रूप में लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद एक परिमेय संख्या आना चाहिए। अब इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में लेते हैं, जैसे 2/3 लिया, माइनस 4/5 ले लिया। अब इसको हम हल करके देखते हैं क्या आता है। 5 3 15, 3 5 15 लघुत्तम। अब 3 5 5 5 दूना 10 प्लस 5 3 15, 3 चौके 12 माइनस, क्या हो जाएगा 12, ये माइनस में है, दोस्तों अब हम व्याकरण विधि के बारे में बात करते हैं। व्याकरण मतलब क्या, घटाना। जिससे देखिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है, ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में है। अगर हम इसको हल करते हैं, तो हल करने के बाद भी क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या ही आना चाहिए। तो जैसे कि हम अगर बात करें तो ये क्या लिए, 2/3 लिए, माइनस 1/2, संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका लघुत्तम नहीं, 3 दूना क्या होगा 6। तो इसमें 3 दूना 6 यानी कि क्या, 2 दूना 4, माइनस 2 तिया 6 यानी कि 3, मतलब ये क्या आया 1/6। मतलब अगर ये 1/6 आया, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
और अगर एक यह परिमेय संख्या है, इसका मतलब व्याकलन का गुण जो है संवृत गुण में पालन करता है, पालन करता है। अब हम आगे देखते हैं गुना के बारे में। गुना, गुना के बारे में देखिए, अब गुना के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को हम हल करें तो एक परिमेय संख्या आना चाहिए, और अगर परिमेय संख्या आता है इसका मतलब ये गुना जो है वो संवृत का नियम का पालन करता है। जैसे देखिए 2/3 गुना 2/, या तो 4/3, कुछ भी ले सकते हैं हम संख्या में, 4/3। देखिए 4 दूना 8, 3 तिया 9। देखिए ये भी एक क्या आया, परिमेय संख्या के रूप में आया। मतलब परिमेय संख्या के रूप में अगर ये आया, इसका मतलब यह है कि जो गुना भी है वो संवृत का नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब हम अगर आगे भाग को देखते हैं, अब हम जैसे देखिए 1/b क्या है, ये भी एक भिन्न के रूप में है, c/d भी ये क्या है, भिन्न के रूप में है। इसको अब हम हल करते हैं, जैसे कि हम 2 क्या लिए, 3 लिए, फिर 3/4 ले लिए, संख्या कुछ भी ले सकते हैं हम। अब देखो ये 2/3 को रहने देते हैं। अब ये भागा है, इस भागा को क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। गुना में बदलने के बाद क्या करते हैं, ऊपर दाएं तरफ वाले को ऊपर से का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाता है। अब देखो इस क्या हो, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संवृत का नियम है, संवृत का नियम में क्या, जोड़ का भी, घटाव या व्याकलन का भी, या तो फिर गुना का भी और भाग का भी, ये चारों का चारों नियम क्या करता है, पालन करता है। क्योंकि इसको अगर हम हल करते हैं तो सभी में एक परिमेय संख्या ही आता है, इसलिए चारों का नियम क्या है, चारों जो है संवृत का नियम का या गुणधर्म का पालन करता है। अब हम अगला क्रम विनिमय के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये नोट में लिखा गया है कि हाँ, परिमेय संख्याओं का गुना मतलब योग घटाना, गुना या भाग करने पर उत्तर भी एक परिमेय संख्या आता है, अतः यह संवृत होता है, यह संवृत का नियम का पालन करता है। अब हम क्रम विनिमय के बारे में बात करते हैं। क्रम विनिमय क्या है, जिस प्रकार संवृत गुण में हम लोग देखें कि जोड़ घटाव गुना भाग होता है, जोड़ घटाव गुना भाग होता है, उसी प्रकार संवृत के अनुसार ही क्रम विनिमय में भी देखते हैं। क्रम विनिमय के बारे में हम बात करते हैं। क्रम विनिमय में भी हम देखेंगे जोड़ का नियम, घटाव का नियम, गुना का नियम और भाग का नियम, ये चारों का इसमें भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं, योग से। क्रम विनिमय का योग नियम, योग नियम जैसे देखिए योग का नियम का मतलब कि इसमें कुछ अलग होता है कि देखिए ये बट्टा क्या है, बी है, प्लस सी बट्टा क्या है, ये डी है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, ये पीछे वाले को आगे कर देंगे, c/d पहले कर दिए, प्लस a/b को हम बाद में कर दिए। अब a/b इसके जगह पर देखिए 2 हम मान लेते हैं कि 3 ले लिए, प्लस ये 4/5 ले लिए, संख्या कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए अब इस 4/5 को पहले लेंगे और इस 2/3 को हम 2/3 को बाद में लेंगे। अब इसको हल करने पर, इन दोनों को हल, इसको हल करने पर और इसको हल करने पर, इसको हल करना या इसको हल करना, दोनों को अगर बराबर आता है, परिमेय संख्या के रूप में आता है, इसका मतलब क्रम विनिमय का योग का गुण पालन करता है। जैसे कि देखिए 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15, तो 3×5 = 15, यानी कि 5 दूना क्या 10, प्लस 5 तिया 15, यानी कि 3 चौके 12। फिर उसी पर इसका लघुत्तम कितना 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 चौके 12, प्लस 3×5 = 15, यानी 5 दूना 10, यानी कि कितना आया 22/15 बराबर 22/15। मतलब इधर ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रम विनिमय का नियम है उसमें से योग का पालन करता है। अब हम आगे देखते हैं व्याकरण की विधि को। अब हम आगे क्या देखते हैं, व्याकरण या घटाव की विधि को देखते हैं। जैसे कि घटाव में क्या लेंगे हम, घटाव में हम क्या लेंगे,
ए बट्टा बी माइनस सी बट्टा डी। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से बदल देंगे उसी प्रकार, सी बट्टा डी पहले लिखेंगे और ए बट्टा बी को हम बाद में लिखेंगे। अब एक जगह पर हम क्या ले लेते हैं, पीछे जो लिए थे उसी को ले लेते हैं, देखते हैं क्या लिए थे। 2/3 और 4/5, 2/3 माइनस 4/5। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको आगे लिखेंगे। अब 4/5 माइनस 2/3। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा, दोनों का लघुत्तम करेंगे 15, 3 5 15 यानी 5 दूना 10 माइनस 5 तिया 15 यानी 3 चौके 12 बराबर 5 तिया। फिर इसका लघुत्तम कितना होगा, 5 5 तिया 15 यानी 3 चौके 12 माइनस 3 5 15 यानी 5 दूना 10। अब देखिए अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा, -2/15 बराबर ये 2/15। तो क्या ये बराबर है, ये देखिए ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, मतलब परिमेय संख्या तो है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लस और माइनस में ये अलग अलग आ रहा है, तो यह कार्य विनिमय का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है, इसका मतलब कर्म विनिमय का जो गुण है ये व्याकलन का पालन नहीं करता है, मतलब घटाव विधि कर्म विनिमय का गुण को पालन नहीं करता है। अब हम आगे गुना को देखेंगे। गुना का देखने का मतलब क्या है, जैसे कि ए बट्टा क्या बी गुना सी बट्टा डी बराबर, अब क्या करेंगे, सी बट्टा डी को पहले लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, ए बट्टा बी को। अब इसकी जगह पर ये भी एक भिन्न के रूप में है, सब क्या है, भिन्न के रूप में है या परिमेय संख्या के रूप में है। अब हम इसमें अंक डाल के देखते हैं, कुछ संख्या को लेके देखते हैं, जैसे कि 2/3, फिर वही संख्या ले लेते हैं, 2/3 लेने का तो कुछ और संख्या में ले सकते हैं, 4 फिर यहाँ क्या 5 गुना 2/3। अब इसको गुना करते कितना, 4/8 मतलब 4 दूना 8 और 5 तिया 15 बराबर 4 दूना 8 5 तिया 15। देखिए ये 8 क्या आया 15 और ये भी क्या है 8/15, मतलब दोनों जो है सो ये एल एच एस और आर एच एस क्या है, ये आर एच एस और ये एल एच एस दोनों क्या है बराबर है। मतलब जो गुना का है, गुना का नियम है वह संवृत्त गुणधर्म में पालन करता है। गुना का नियम क्या करता है, नहीं कर्म विनिमय का गुणधर्म में पालन करता है गुना का। अब हम भाग वाला लेके देखते हैं, कर्म विनिमय का भाग का विधि क्या कहता है, कर्म विनिमय का भाग विधि को देखते हैं। भाग विधि का मतलब क्या है, हम इसके जगह पर जोड़ की जगह पर क्या करेंगे, मतलब गुना की जगह पर हम सिर्फ भाग का चिन्ह डालेंगे। देखिए भाग सी बट्टा डी बराबर सी बट्टा डी को पहले कर देंगे भागा ए बट्टा बी, ये करेंगे। अभी इसको अगर करते हैं हम तो ये क्या है, ये अब संख्या के रूप में फिर इसको लेके देखते हैं, 2 फिर क्या 3 भागा 4/5 बराबर 4/5 भागा 2/3। अब इसको आगे हल करते हैं, 2/3 गुना, अब इसको गुना भागा को गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर बराबर ये 4 भागा को गुना 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10 बट्टा क्या 12 बराबर 4 तिया 12/10। मतलब इसमें जो है कि एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं हुआ, ये 10/12 इधर आ रहा है, इधर 12 इधर 12 क्या आ रहा है 10 आ रहा है, मतलब ये बराबर नहीं हुआ। और अगर ये बराबर नहीं हुआ मतलब भाग का जो नियम है वो कर्म विनिमय में पालन नहीं करता है। चलिए अब कर्म विनिमय का निष्कर्ष में आते हैं। कर्म विनिमय का निष्कर्ष क्या निकलता है, कर्म विनिमय का निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्म विनिमय गुण में योग, योग मतलब क्या जोड़, जोड़ का नियम
और गुणा का नियम क्या करता है, पालन करता है। क्योंकि क्रम विनिमय में अगर हम हल करते हैं LHS और RHS तो ये बराबर आता है, जिसके कारण से योग और गुणा का नियम पालन करता है। और क्रम विनिमय गुण में भाग तथा व्याकलन घटाना या व्याकलन मतलब घटाना या का पालन नहीं करता है। मतलब जो अगर LHS और RHS को सॉल्व करते हैं तो ये बराबर नहीं होता है। RHS क्या है, बराबर नहीं होता है, तो ये पालन नहीं करता है। अब हम आगे हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या तो साहचर्य नियम को तो साहचर्य नियम भी उसी प्रकार कार्य करता है। LHS बराबर RHS। साहचर्य के नियम के में भी देखते हैं, योग को देखते हैं। अब इसको एक अलग पेज में लेके देखते हैं। जैसे देखिए A बट्टा क्या हो गया, B प्लस C बट्टा क्या, D। इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं पहले, प्लस E बट्टा F बराबर, ये संख्या सेम उसी तरह लिखेंगे लेकिन सिर्फ ब्रैकेट को आगे पीछे करेंगे। EF देखिए, ये इसको इधर से करें, ये इधर करें, ये दोनों को। अब इसमें अंक डाल के देखते हैं कुछ संख्या, जैसे कि अगर हम लें तो 2/3 प्लस 4/5 प्लस, अब इसको हम पहले हल करेंगे और ये इसको क्या मानते हैं, ये 1/2 मान लेते हैं इसको, बराबर 2/3 प्लस 4/5 प्लस 1/2। अब इसको पहले हल करेंगे हम। देखिए इसका लघुत्तम लेंगे कितना होगा, 15, 15 3 5 15 5 दोनों कितना होगा 10 प्लस 5 3 15 यानी 4 3 12 प्लस 1/2 बराबर ये 2/3 प्लस 5 दूना 10 यानी कि 5 दूना 10 यानी 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 5 10 यानी कि 5, कितना आ जाएगा ये 10 यानी कि 22 बट्टा क्या 15 प्लस 1/2। उसी प्रकार इधर RHS में 2/3 प्लस 8 5 13/10, 13/10। अब इसका फिर से हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, जैसे कि 15 और 12 का लघुत्तम कितना, 15 और 2 का, ये 15 और इस 15 और 2 का लघुत्तम कितना 30, यानी कि 15 दूना क्या हो जाएगा 30 यानी कि 22 दूना 44 प्लस 2 से इसको फिर गुना 2 15 15 यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर। अब इस 30 से 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 से 10 का लघुत्तम 30 यानी कि 3 है 30 यानी कि 10 दूना यहाँ कितना 20 प्लस, अरे 10 तिया 30 यानी कि 3 33 39, तो 5 4 कितना हुआ 9, फिर 4 1 5/30 बराबर 9 5/30। मतलब कि देखिए ये देखिए LHS बराबर RHS, मतलब ये दोनों क्या हुआ, ये LHS बराबर RHS, मतलब कि साहचर्य का नियम जो है वो योग का पालन करता है, क्योंकि LHS बराबर RHS आ रहा है। और उसी प्रकार अगर हम व्याकलन की विधि की बात करें, व्याकलन की, तो ये देखिए व्याकलन है ये, तो व्याकरण की विधि की बात करें तो उसमें अगर हम इसी प्रकार इसमें भी कुछ वैल्यू या अंक रख के देखते हैं तो देखते हैं क्या ये पालन करता है या नहीं। जैसे देखिए एक ही जगह पर हम क्या ले लिए, एक ही जगह पर मान लेते हैं 2 3 माइनस 3 4, कुछ भी अंक ले लेते हैं माइनस। अब इसको पहले हल करेंगे हम, माइनस E/F यानी कि ई की जगह पर हम क्या 1/2 ही ले लेते हैं बराबर 2/3 माइनस 3/4 माइनस 1/2। अब इसका लघुत्तम लेंगे 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे कितना 12 यानी 3 चौक 12 यानी कि 4 दूना 8 माइनस 4 तिया 12 3 तिया 9 माइनस 1/2। तो इसको करेंगे कितना 12 और फिर मतलब कितना आएगा इसमें, ये हमारा
12 और 2 का 12 नहीं, ये पहले देखे थे, -8 में 9 जाएगा, ये 8 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, -1/12। ये -1/12, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको, इसी को पहले कर लेते हैं, फिर इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। कितना हो गया, 12 और 2 का लघुत्तम कितना, 12, मतलब 12 कितना, 12 का 12, 12 का 12, 12 का 12 मतलब कि ये -1, और ये 2×6 12 यानी कि -6, यानी कि कितना आया ये, -7/12। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं, आरएचएस वाले को, आरएचएस वाले को अब हम क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। आरएचएस वाले में कितना, ये 3/6 यानी कि 2 क्या है, 2/3 माइनस, अब इसका लघुत्तम लेंगे 4×2 का, तो लघुत्तम कितना आएगा, 4, यानी कि 4 का 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3, 2 दूना 4, यानी कि -2, और ये 2/3 माइनस, अब यहाँ पे कितना, 4 का 4, और ये 3 में 1 3 में 2 चलेगा, क्या बचेगा, 1। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×3 = 12, यानी कि 3×4 = 4×2 = 8, -4×3 = 12, यानी कि 3, माइनस क्या आ रहा है, माइनस नहीं, +5/12, मतलब कि ये देखिए, ये जो आया वो 5/12, मतलब कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि बराबर नहीं है। ये LHS अलग है और RHS अलग है। ये देखिए, ये LHS -7/12 आया और ये 5/12 आया, मतलब दोनों अलग अलग आ रहा है, मतलब व्याकलन का नियम जो है इसमें पालन नहीं करता है। अब आगे हम देखते हैं किसमें, साहचर्य के गुण धर्म के में हम अब गुना के नियम को हम बात करते हैं। जैसे देखिए, A बट्टा क्या है, A बट्टा B है। अब A बट्टा B जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक भिन्न के रूप में है, एक भिन्न के रूप में ये भी है, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, सब क्या है, भिन्न के रूप में है। और ये सारे के सारे भिन्न जो है वो क्या है, परिमेय संख्या माना जाता है। जैसे देखिए, ये बट्टा, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये क्या है, हम इसको 2 बट्टा क्या लेते हैं, ये गुना का चिन्ह यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम 3 बट्टा क्या मान लिए, 5 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे गुना, फिर ये ई की जगह, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 6 मान लेते हैं। ये क्या है, इससे पहले हम LHS को देखते हैं, पहले हम LHS को देखते हैं, फिर RHS को उधर से बाद में साइड में देख लेंगे। जैसे देखिए, अगर हम इसको हल करते हैं, पहले हम इसको हल करेंगे ब्रैकेट वाले को। देखिए, ये 3 दूना कितना हो गया, 6, 5×3 = 15, गुना 4/6, तब 6×4 कितना हो गया, 24, या 15×6 = 90। इसको हम काट भी सकते हैं, इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, 6×4 = 24, और 15×6 = 90, तो ये 15, यानी कि 4/15 आया LHS। अब हम RHS को देखते हैं, RHS में फिर वही देखते हैं, RHS में एक 2 बट्टा क्या लिए हम, 3 लिए, वही चीज़ लेंगे जो यहाँ पे, वही लेंगे, गुना 3 बट्टा क्या लेंगे हम, 5, गुना 4 बट्टा क्या लेंगे, 6 लेंगे। फिर इसको, फिर कितना है, 4×3 कितना आया, ये 4×3 = 12, 4×3 = 12, और 6×5 = 30, गुना 2/3, कितना है, 12×2 = 24, 12×2 क्या, 24, और 30×3 = 90। फिर इसको भी हम काटेंगे, 6/15, मतलब कि इसमें क्या है, LHS और RHS जो है वो क्या है, बराबर है। और LHS और RHS जो बराबर है और परिमेय संख्या के रूप में है, इसका मतलब यह हुआ कि जो गुना का नियम है वह साहचर्य गुणधर्म का नियम का पालन करता है। अब हम साहचर्य नियम धर्म का एक नियम और बचा हुआ है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो है भाग का नियम, भाग का नियम। अब भाग के नियम की जगह पर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई अंक रखते हैं। जैसे देखिए, हम फिर से इसमें अंक रख देते हैं, 2 बट्टा क्या, 3 भागा 3/4 भागा
ब्रैकेट इसको बंद करते हैं पहले, भागा। अब इसको पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके देखते हैं, करेंगे 2/3। ये भागा है तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, फिर ब्रैकेट बंद, भागा 4 बटा क्या आएगा 6, फिर ये कितना होगा 4 दूना 8, 8 3 तिया 9, और ये फिर भागा को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर 6 ऊपर 4 नीचे, तो 8 छक कितना आएगा 48, 9 चौके 36। हम इसको चाहें तो और काट सकते हैं, 6 छक 36, 6 8 48, 2 चौके 8, 2 तिया 6, मतलब कि 4/3 आता है LHS का ये। अब हम RHS का देखते हैं। RHS में फिर वही चीज़, बस यहाँ पे वही फिर लेंगे, हम अंक को ही लेंगे, फिर यहाँ पे जो अंक लिए हैं वही अंक लेते हैं इसमें भी। 2/3 भागा 3/4 भागा 4/6। लेकिन हल अगर हम इधर से करेंगे तो क्या था, 3 बट्टा क्या है 4, तो भागा को जब गुना करेंगे कितना होगा 6/4, 18/16। इसको ब्रैकेट के क्या रखेंगे, अंदर ही रखेंगे अभी। और ये 2/3 भागा, तो क्या हो गया 2/3, और ये 18 बटा कितना आया था 16, 18/16। इस भागा को अब हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 2/3 गुना, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे क्या हो जाएगा 18। अब कितना आएगा ये 16 दूना 32, 18 दूना 36, 16 दूना 32, 18 दूना 36। अब इसको काटेंगे कितना, चरी अट्ठी काटते हैं तो चरी अट्ठी 32, 4 9 36, मतलब 8 बट्टा क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 8/9 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए 4 LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। LHS में कितना आया 4/3 आया है, और RHS में कितना आया 8 बट्टा कितना आया, ये 8/9 आया है। ये देखिए यहाँ पे कितना आया 4/3 आया है, ये 8/9 आया है। मतलब LHS और RHS बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। और बराबर जब नहीं है तो ये भाग का नियम को पालन साहचर्य विधि को नहीं करेगा। तो आगे हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। अब कंक्लूजन में इसमें यह निकलता है कि साहचर्य नियम में साहचर्य गुण में क्या होता है, योग और गुना का पालन करता है। मतलब जो गुना और जोड़ है वो फॉलो करेगा साहचर्य गुण को, और साहचर्य गुण में जो घटाव है और भाग है वो पालन नहीं करता है, वो पालन क्या करता है, नहीं करता है। थैंक यू। आगे मतलब आज हम इंट्रोडक्शन क्लास हम पूरा के पूरा पढ़ चुके हैं। ये परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरी पहली क्लास थी दोस्तों, जिसकी वजह से कुछ ये लिखने वगैरह में असुविधा हो रही है। धीरे धीरे सारा का सुधर जाएगा, और आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। सारा का चैप्टर आपको इतना आसानी से समझ आएगा जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और सारे का क्वेश्चन को हम आसान तरीके से और आसान नियम से बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।